देखना शुरू कर चुके हैं बीबीए इन रिटेलिंग का क्वेश्चन पेपर BRL 8 यानी कि बुक ह्यूमन रिसोर्सेज से। आज तक आप लोगों ने बहुत सारे रिसोर्सेज के बारे में बात करी होगी। कौन कौन से रिसोर्सेज होते हैं गाइज? हाँ, रिसोर्सेज। व्हाट आर द रिसोर्सेज? रिसोर्सेज किसे कहते हैं? एनीथिंग दैट गिव्स यू यील्ड। यस, हाँ, यस। सो यस, नाउ सो गाइज, ह्यूमन रिसोर्सेज आर, हमारे पास बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, सिंथेटिक रिसोर्सेज होते हैं। तो नेचुरल रिसोर्सेज में आप लोग जानते हैं कि हम लोग के पास हवा, पानी और बहुत सारी प्राकृतिक रिसोर्सेज हैं, जैसे कोल, पेट्रोलियम और भी बहुत सारी चीज़ें। सो इस तरह के ये जो रिसोर्सेज हैं, नेचुरल रिसोर्सेज, ये डिप्लीट होते हैं। लेकिन आपको पता है एक ऐसा रिसोर्स है जो ग्रो होता है, जिसकी वैल्यू लगातार बढ़ती जाती है, और ऐसा रिसोर्स भी ग्रो होता है, मतलब रिसोर्स भी ग्रो हो रहा है। वो कौन सा रिसोर्स है? वो है ह्यूमन रिसोर्स, राइट? यस। सो लेट्स टॉक अबाउट दिस क्वेश्चन पेपर नंबर 2019 का क्वेश्चन पेपर है, जून सेशन का। पहला सवाल आपके पास, इससे 8 सवाल पूछेंगे और आपको 8 में से किन्हीं 5 सवालों का जवाब देना होगा, और हर एक सवाल 10 नंबर का होगा, राइट? जिसको आपको 5 को करना है तो मतलब मैक्सिमम नंबर 50 ही मिलेंगे। इससे ज़्यादा भी कर दोगे तो भी 50 तक के ही चांसेस हैं, कोई 5 ही चेक किए जाएंगे। खैर, तो नाउ व्हाट आर द एमर्जिंग चैलेंजेस ऑफ HR मैनेजर इन चेंजिंग बिजनेस सिनेरियो ऑफ रिटेल बिजनेस इन इंडिया। उसके बाद इसका सेकंड पार्ट पूछा गया है, एक्सप्लेन द चैलेंजेस ऑफ HRM इन मॉडर्न मैनेजमेंट, राइट? चलिए, सो पहले बात कर लेते हैं कौन कौन से चैलेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, एमर्जिंग चैलेंजेस कौन कौन से हैं जो साथ साथ ग्रो हो रहे हैं, एमर्ज हो रहे हैं, राइट? नाउ सो HR मैनेजमेंट आर फेसिंग मैनी challenges in current business scenario. The pace of change in business environment is impacting every area. अगर मैं बात करता हूँ कि कोई नई टेक्नोलॉजी आ गई है, उससे काम आसान हो जाएगा, तो सिर्फ और सिर्फ हमारा काम आसान नहीं हुआ है, हमारे पास नंबर ऑफ़ वर्कर्स भी कम हो गए हैं। ठीक है, क्लियर? और हमारी जो मतलब जो ज़्यादा निर्भरता है वो इस टेक्नोलॉजी पर हो गई है, लोगों को छोड़कर। इसके बहुत सारे, जब भी कोई डायमेंशन चेंज होता है ना, तो सिर्फ एक जगह नहीं होता, उसका इम्पैक्ट बहुत सारे एरियाज़ पर भी पड़ता है, राइट? सो जो हम चेंजिंग टेक्नोलॉजी वाला सिनेरियो देख रहे हैं, ग्लोबल सिनेरियो जो चेंज हो रहा है, उसके अंदर आपको एम्प्लॉयज़ का भी इम्पैक्ट और इनके भी वर्किंग जो फंक्शंस हैं उसमें भी आपको देखने को मिलेगा, राइट? सो HR मैनेजर शुड फॉलो द चेंजिंग डायमेंशंस, जिसके हिसाब से वो क्या करें, जो नई स्ट्रैटेजीज़ हैं उनके साथ कोप अप करें, जिसके साथ इन सिचुएशंस के साथ डील करना आसान हो जाए। सो द फॉलोइंग आर द चैलेंजेस फेस्ड बाय ऑर्गेनाइजेशन इन HRM ड्यू टू द चेंजेस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, राइट? तो बिजनेस सिनेरियो के बदलने से जो भी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में जो भी चेंजेस करने पड़ रहे हैं, जो चैलेंजेस आ रहे हैं, उनके बारे में बात करते हैं। पहला, ग्लोबलाइजेशन। growing internationalization of business has its impact on HR. अब देखो, हम अगर मान लेते हैं भारत में कोई कंपनी ऑपरेट कर रहे थे, कोई स्टोर चला रहे थे, बहुत बढ़िया, हमें यहाँ के रूल्स, रेगुलेशन, फॉर्मेशन, कंप्लाइंसेस सब कुछ पता थे। लेकिन जैसे ही हम दूसरी कंट्री में जाएंगे, राइट, जैसे ही दूसरी कंट्री में जाएंगे, ग्लोबलाइजेशन इज़ अ गुड स्टेप, बट हाँ, एक चैलेंज क्या होगा हमारे लिए, हमारे लोगों के लिए, कि वहाँ पर जो लॉज होंगे वो बदल जाएंगे, लैंग्वेज बदल जाएगी, प्रैक्टिसेस, कल्चर, कॉम्पिटिशन्स, एटीट्यूड, मैनेजमेंट स्टाइल, वर्क एथिक्स, सब कुछ बदल जाएगा। इन सब के साथ कंप्लाई करने के लिए आपके जो HR मैनेजर हैं उनको डील करना पड़ेगा ज़्यादा फंक्शंस के साथ, मोर हेट्रोजीनियस फंक्शन एंड मोर इन्वॉल्वमेंट इन एम्प्लॉयज़ पर्सनल लाइफ। कि देखो, अब आप पहली बार वहाँ जाके सबको तो ट्रेन कर नहीं पाओगे, आपको यहाँ से कुछ एम्प्लॉयज़ लेकर जाने पड़ेंगे, आपके ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में चेंजेस देखने को मिलेंगे।
जो बड़े लेवल पे देखने को मिलेंगे, और सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट जो होगा वो आपके ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर के ऊपर होगा। वो सभी मैनेजर्स को, सभी जो आपके लोग होंगे, जितने भी पर्सनल्स होंगे, उन सभी को ट्रेन करेगा, उनके साथ डील करेगा और ज़्यादा फंक्शंस उनको बताने की कोशिश करेगा, जिससे वो लोग कंप्लाई कर पाएँ वहाँ के उस नई कंट्री के फंक्शंस के साथ। नेक्स्ट है कॉर्पोरेट रीऑर्गेनाइजेशन। कॉर्पोरेट रीऑर्गेनाइजेशन रिलेट्स टू द मर्जर एंड एक्विजिशन। अब जैसे जैसे कंपनियां बड़ी हो रही हैं, आप लोग देखेंगे रातों रात कोई कंपनी दूसरी कंपनी को ख़रीद लेती है, हमें पता भी नहीं चलता, अगले एक हफ्ते बाद नया बैनर पोस्टर लगने से हमें फिर पता चलता है। तो कॉर्पोरेट जो है रीऑर्गेनाइज हो रही है। वो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थी, अब वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी हो गई है, जॉइंट वेंचर्स आजकल खुल रहे हैं, ठीक है। सो इंटरनल रीस्ट्रक्चरिंग भी हो जाती है ऑर्गेनाइजेशंस की। जैसे अभी जो जोमेटो है ना, जोमेटो को सेबी ने एक बार और लताड़ लगाई है कि उन्होंने अपने कुछ इंटरनल डिसीजंस लिए, बेसिकली ऑर्गेनाइजेशनल इंटरनल रीस्ट्रक्चरिंग करी उन्होंने, है ना। तो जिसकी वजह से पूरे शेयर्स पे, पूरे मार्केट पे इम्पैक्ट पड़ता है। और ऐसी इन्फॉर्मेशन उन्होंने कहा कि ये इनसाइडर कम्युनिकेशन था, ये इंटरनल कम्युनिकेशन था, इसको आपको देखना नहीं चाहिए, ये हमारी अंदर की बात है। कह रहे अंदर की बात है तो हमें कैसे पता चलेगा। सो बेसिकली कॉर्पोरेट रीऑर्गेनाइजेशन होने से भी हमारे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के ऊपर फ़र्क पड़ता है, उनके वर्क फंक्शन पे फ़र्क पड़ता है, राइट। इन जोमेटो वाले केस में जो उनके CEO हैं वो अपनी पोजीशन छोड़ रहे थे ना। सो नेक्स्ट, न्यू ऑर्गेनाइजेशनल फॉर्म्स। अच्छा, द बेसिक चैलेंज टू HRM कम्स फ्रॉम द चेंजिंग कैरेक्टर ऑफ कॉम्पिटिशन। द कॉम्पिटिशन इज़ नॉट बिटवीन इंडिविजुअल फॉर्म but the constellation of a firm. Major companies are operating through a complex web of strategic alliances. देखो, एक अगर सिंगल कंपनी के साथ आपको कम्पीट करना हो तो हो सकता है कि उसकी सारी स्ट्रैटेजीज आप समझ जाओ, आसान रहेगा। लेकिन अगर वो कंपनी बाकी बहुत सारी छोटी बड़ी कंपनीज के साथ एक नेटवर्क बना ले, स्ट्रैटेजिक अलायंस कर ले कि मैं आपको ये सेल करूँगा, आपके कस्टमर यहाँ लेकर आऊँगा, आप मेरे बदले में ये कर देना, या आपके लिए ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा उसके साथ compete करने के लिए। These relationships give the birth to completely new form of organizational structure, which highly depend on regular exchange of people and information. तो जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है उसको भी इसके साथ कोप अप करना पड़ेगा, मतलब इसके साथ ही चलना पड़ेगा। चाहे हम खुद ही अपना नेटवर्क बना रहे हैं तो हमारे कुछ लोग वहाँ पर कम्युनिकेशन के लिए होने चाहिए, वहाँ के कुछ लोग यहाँ पर होंगे, तो और उनको ट्रेन भी करना पड़ेगा, बताना नहीं पड़ेगा, राइट। इन प्लेस ऑफ मोर कंफर्टेबल हियरार्किकल रिलेशनशिप दैट एग्जिस्टेड विद इन द ऑर्गेनाइजेशन फॉर एजेस इन द पास्ट। तो ये नए रिलेशंस होंगे, नेटवर्क रिलेशन होंगे, जिन पर अब HRM को काम करना पड़ेगा। डेमोग्राफिक ऑफ वर्कफोर्स बदल रहा है ना। आजकल लोग जो हैं डुअल करियर कपल्स हैं। चेंजेस इन वर्कफोर्स आर लार्जली रिफ्लेक्टेड बाय डुअल करियर कपल्स। Large chunk of young blood between age and old, super energetic employees, working mothers, more educated and aware workers. इस तरह के बहुत सारे डायनामिक्स आपको देखने को मिलेंगे, मतलब डेमोग्राफिक्स आपके वर्कफोर्स में चेंज होते रहेंगे। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर के लिए भी ये भी इसके साथ भी उसको कोप अप करना है कि इन सभी के साथ कोई गड़बड़ ना हो, ये सभी लोग इफ़ेक्टिव तरीके से और एक साथ में आके सारे के सारे फंक्शंस को हम लोग डील कर पाएँ, राइट। तो सबका साथ सबका विकास वाली बात यहाँ पर हो। ओके, चलिए नाउ चेंज इन एम्प्लॉई एक्सपेक्टेशन। आजकल क्या हो रहा है, एम्प्लॉई भी उसकी भी डिमांड जो है बढ़ रही है। अब इसमें भी गलती उसकी नहीं है, क्योंकि जो नीड है ना लोगों की वो एवर चेंजिंग है, समय के साथ साथ बदलती रहती है। कि जो आपके साथ जो बाकी इन्वायरमेंट है वो जुड़ा हुआ है, ठीक है। एक्सटर्नल फंक्शन पे कोई भी फ़र्क पड़ता है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट पे कोई भी फ़र्क पड़ता है, तो डायरेक्ट आपके ऊपर भी फ़र्क पड़ता है। सो चेंज्ड एम्प्लॉय एक्सपेक्टेशन विद द चेंजेस ऑफ वर्कफोर्स डेमोग्राफिक एम्प्लॉय एक्सपेक्टेशन एंड एटीट्यूड हैव ऑल्सो ट्रांसफॉर्म। ट्रेडिशनल एलिमेंट लाइक जॉब सिक्योरिटी, हाउस, रिनोवेशन, ये इतना ज़्यादा आजकल अट्रैक्टिव रह नहीं गया है। आज लोगों को चाहिए इंसेंटिव, आज लोगों को चाहिए पोजीशन,
आज लोगों को चाहिए कि ग्रोथ, है ना। यस, पहले लोगों को चाहिए थी सिर्फ जॉब सिक्योरिटी, एक रहने वाला घर और बढ़िया सी सैलरी, राइट। अभी लोगों की डिमांड भी बढ़ गई है। सो इसके साथ भी एचआरएम को, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर को कोप अप करना पड़ता है, राइट। यस, पर सर जॉब है ही कहाँ। यस, जो जहाँ जॉब है वहाँ जिनको वो काम आता है वो लोग इस तरह के नखरे ज़रूर करते हैं। क्या इट्स नॉट नखरे, इट्स लाइक द वे ऑफ डीलिंग दैम। मतलब वो अपने साथ कैसे, उनको स्किल आती है तो वो उस तरह से कर सकते हैं, मतलब दे हैव द राइट। Hence, it is a challenge for HRM to redesign the profile of workers and discover new method of hiring, training, remunerating and motivating employees. अगर आपके पास वर्कर है, वो नॉर्मल काम कर रहा है, आप उससे ज़्यादा काम कराना चाहते हो, कैसे करो? मोटिवेट करना पड़ेगा। सर मोटिवेशन कैसे आता है? मोटिवेशन आता है बहुत सारे मेथड से, पैसे से, सिक्योरिटी से, नेम से, फेम से, वैल्यू से और भी बहुत सारी चीज़ों से। नेक्स्ट, weaker society interest. Another challenge for HRM is to protect the interest of weaker section of the society. The dramatic increase of women workers, minorities and other backward communities in the workforce. इससे जो ऑर्गेनाइजेशन की जो पॉलिसीज़ हैं उनको रीऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, उनकी प्रैक्टिसेस, वैल्यूज़ इन पर इम्पैक्ट ना पड़े और सब लोग इफ़ेक्टिव तरीके से फंक्शंस को परफॉर्म कर पाएँ, ठीक है। इन द नेम ऑफ ग्लोबल कॉम्पिटिशन, प्रोडक्टिविटी एंड क्वालिटी, द इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी अराउंड शुड नॉट बी सेक्रीफाइज्ड। कि आप मतलब अजीब तरीके से लोगों के साथ डील कर रहे हो, डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये एचआर के लिए ये भी एक बड़ा चैलेंज है, राइट। सो एचआर मैनेजर्स टू सी दीज वीकर सेक्शन आर नीदर डिनाइड देयर राइटफुल जॉब नॉर द डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट वाइल इन सर्विस। तो उनके साथ ना ही कोई डिस्क्रिमिनेशन हो, ना ही किसी तरीके की कोई गड़बड़ सामने आए। कंट्रीब्यूशन टू द सक्सेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, right? The contribution to the success of organization. The biggest challenge to an HR is to make all employees contribute to the success of organization in ethical and socially responsible way, because the well-being of society to a large extent depends on its organization. सभी के सभी अगर ऐसे ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवली ये सारे पॉइंट्स के साथ डील करेंगे तो उनके जितने भी पर्सनल्स होंगे वो इफेक्टिव फंक्शंस परफॉर्म कर पाएंगे और रिजल्ट बेहतर निकल कर आएगा, राइट। चलिए, सो ये कुछ एरियाज़ हैं जहाँ से चैलेंज दिख रहा है आप लोगों को। आगे सवाल संख्या 2, डिफाइन जॉब एनालिसिस और इसके कौन कौन से कंपोनेंट हैं। इसके बाद वी हैव टू डिस्कस मेथड्स ऑफ एनालिसिस इन ब्रीफ। ओके, सुनाओ, जॉब एनालिसिस क्या है? ये एक ऐसा प्रोसेस है, देखो दो चीज़ें हैं, जॉब एनालिसिस एंड जॉब डिस्क्रिप्शन। कंफ्यूज नहीं होना इसमें। जॉब एनालिसिस में आपको आपकी ऑर्गेनाइजेशन में ये पता करना है कि कितने लोग हैं जिनकी ज़रूरत है हमें इस काम को कराने की। जैसे अगर मान लेते हैं मुझे मेरा एक रेस्टोरेंट है और मुझे क्या करना है, मुझे साउथ इंडियन फूड उसमें बनाना है, उसमें नॉर्थ इंडियन फूड बनाना है, और राइट इस तरह का दो तरीके के मुझे वहाँ पे सेक्शंस रखने हैं, साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन। अब मेरे पास जो बावर्ची है, शेफ़ है, वो एक चल जाएगा क्या? एक ही व्यक्ति दोनों बना लेगा? अगर सिर्फ बनाने की भी बात ना हो, फूड प्रिपेयर करने की भी बात ना हो, तो उसको मैनेज करने के लिए भी तो और लोग चाहिए, ठीक है। हेल्पर, ठीक है, क्लियर। कुक भी चाहिए, शेफ़ भी चाहिए, राइट। हाँ, इज़ देयर डिफरेंस बिटवीन कुक एंड शेफ़ गाइज? कोई डिफरेंस होता है कुक और शेफ़ में? क्या डिफरेंस होता है? यस, क्या डिफरेंस होता है? हाँ, अच्छा। यस, ये वाला वर्ड जो है ज़्यादा बढ़िया है। शेफ़ जो हैं प्रोफेशनल्स होते हैं। जो कुक होते हैं वो कौन होते हैं गाइस? हु प्रिपेयर्स द मील। शेफ़ डू नॉट प्रिपेयर्स द मील, दे जस्ट डिसाइड द रेसिपी, दे जस्ट टेस्ट द वेज टू मेक इट, राइट, ओके। एंड द रेस्ट ऑफ द फंक्शंस आर बीइंग परफॉर्म बाय द कुक्स,
ओके, चलो कुक का काम होता है कुक करना, पकाना। अब ये पकाया कैसे जाएगा वो काम होता है शेफ़ का, समझ रहे हो? यस, शेफ़ ऑल्सो प्रिपेयर बट दे आर हाईली स्किल्ड। और ऐसा नहीं है कि अच्छा शेफ़ खाना नहीं बनाते, शेफ़ बनाते हैं अपने हाथों से, लेकिन वो बहुत ऐसा नहीं बनाएगा, खूब सारा नहीं बनाते वो लोग, मतलब ऐसे बनाएंगे भी तो, बट कुल मिला के दे आर हाईली क्वालिफाइड, दे नो द टेस्ट, दे नो एवरी इंग्रेडिएंट वट एवर इन इट। आगे सुनिए, तो जब मुझे क्या करना होगा, नॉर्थ इंडियन साउथ इंडियन फूड बनाना है, तो कम से कम 2 शेफ़ तो चाहिए होंगे, एक साउथ इंडियन शेफ़ और एक नॉर्थ इंडियन शेफ़, फिर इसके बाद कुक। अब जितना बड़ा रेस्टोरेंट मेरा है उसके हिसाब से मुझे और लोग चाहिए होंगे। कुल मिला के मैं क्या करूँगा, किसी भी फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए सेटिस्फैक्ट्री तरीके से कितने लोगों की ज़रूरत रहेगी। सो जॉब एनालिसिस इज़ अ प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग विच कैरेक्टरिस्टिक्स आर नेसेसरी for satisfactory job performance and analyzing the environmental conditions in which job is performed. It analyzes the work content of job content of the work, and the process of job analysis leads to the development of 2 documents. पहला job description and job specification. 2 चीज़ें यहाँ पर आपको पता होनी चाहिए जब भी आप जॉब को एनालाइज कर रहे हो, कि काम करने के लिए कितने लोगों की ज़रूरत रहेगी और कौन कौन सी क्वालिटी वाले लोगों की ज़रूरत रहेगी और वो क्या क्या काम करेंगे। तो कंपोनेंट ऑफ जॉब एनालिसिस रहते हैं 2 तरीके के, बेसिकली वैसे रहते हैं 3। पहला है जॉब डिस्क्रिप्शन, दूसरा है जॉब स्पेसिफिकेशन और तीसरा है जॉब इवेल्युएशन, राइट। सो द फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ जॉब एनालिसिस इज जॉब डिस्क्रिप्शन। ये क्या है, एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है और इट इज़ डिस्क्रिप्टिव इन नेचर, कि किसी काम को करने के लिए क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए, व्हाट शुड बी डन, व्हाई इट शुड बी डन, वेयर इट शुड बी डन। इस तरह के सवालों के जवाब जॉब डिस्क्रिप्शन में रहते हैं, कि आपको क्या करना पड़ेगा, ठीक है, क्यों करना पड़ेगा, कहाँ करना पड़ेगा। सो देयर इज़ नो यूनिवर्सल फॉर्मेट फॉर राइटिंग द जॉब डिस्क्रिप्शन। अकॉर्डिंग टू घोरपड़े, द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज़ द कॉमन इन द मोस्ट ऑफ जॉब डिस्क्रिप्शन। पहला जॉब टाइटल, समरी, इक्विपमेंट, एनवायरनमेंट, एक्टिविटीज़, कि आपको क्या जो है वेजेस मिलेंगे, ठीक है, मतलब टाइटल ऑफ द जॉब, आप कौन रहेंगे, पोजीशन क्या रहेगी आपकी। उसके बाद समरी, क्लियर, कि आपसे क्या क्या मांगा जा रहा है इस जॉब को करने के लिए, क्या क्या आना चाहिए आपको। इक्विपमेंट्स, द क्लियर स्टेटमेंट ऑफ टूल, इक्विपमेंट एंड अदर इन्फॉर्मेशन दैट इज़ रिक्वायर्ड टू परफॉर्म द जॉब इफेक्टिवली। आपके पास बाइक होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, आपके पास कोई जो टूल किट है वो होगी या नहीं होगी, टूल किट आपकी होगी या किसकी होगी, इस तरह की। इन्वायरमेंट, कि जहाँ पर आप काम करने जा रहे हो, ठीक है, क्लियर, वो भी बताना पड़ता है, क्लियर डिस्क्रिप्शन देनी पड़ती है वर्किंग कंडीशंस की फॉर द जॉब। लोकेशन कहाँ रहेगी, वर्क इन्वायरमेंट की, जैसे वर्क इन्वायरमेंटल हज़ार्ड भी बताओगे कि इसको काम करते समय आपको क्या क्या ख़तरा हो सकता है। नॉइस, टेम्परेचर, क्लीनिनेस कितना रहेगा, ये भी इन्वायरमेंट के हिसाब से आपको बताना होता है। नेक्स्ट एक्टिविटी, कि आपके पास क्या जॉब ड्यूटीज़ रहेंगी, कैसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहेंगी और आपसे कौन सा बिहेवियर एक्सपेक्ट किया जाएगा इस वाली सिचुएशन के अंदर, राइट। सो अ जॉब डिस्क्रिप्शन ऑफ सोशल इंटरेक्शन आर एसोसिएटेड विद द जॉब सच एज साइज ऑफ वर्क ग्रुप, इंटरपर्सनल इंटरेक्शन ऑन द जॉब स्पीड। तो ये 5 तरीके की इन्फॉर्मेशन जो है जॉब डिस्क्रिप्शन के अंदर दी जाएंगी जब भी किसी को कोई जॉब देनी होगी। सो जॉब एनालिस्ट ये लिखते हैं ना, इन कंसल्टेशन विद द वर्क एंड सुपरवाइजर्स, कि क्या क्या काम बता दो भाई, उसको क्या आना चाहिए, क्या काम करवाओगे, कहाँ रखोगे, किस तरीके, तो सारी की सारी चीज़ें पूछी जाती हैं जो पहले से जॉब परफॉर्म करें उन लोगों से। उसके बाद बढ़िया इफेक्टिव जॉब डिस्क्रिप्शन बनाई जाती है। अब जॉब डिस्क्रिप्शन कंपनी ने लिख तो दी है ना, राइट। इसके बाद आपको उस काम के लिए करने के लिए कौन कौन से स्किल चाहिए होगी, इसके लिए जॉब स्पेसिफिकेशंस, राइट। इट इज़ ऑल्सो नोन एज मैन और एम्प्लॉय स्पेसिफिकेशंस, मैन स्पेसिफिकेशन या फिर एम्प्लॉयज़ स्पेसिफिकेशन, राइट, विच इज़ प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ जॉब स्पेसिफिकेशन, की काम क्या करना है और किस व्यक्ति को काम पर रखना है। सो इट स्पेसिफाइज द क्वालिटीज़, कि क्या क्या क्वालिटीज़ आपके अंदर होनी चाहिए। इसमें ये तो बता दिया, जॉब डिस्क्रिप्शन में आपको ये बता दिया कि आपकी पोस्ट क्या रहेगी, काम क्या करना होगा, इक्विपमेंट कौन कौन से चाहिए होंगे आपको, एनवायरनमेंट कैसा रहेगा, एक्टिविटीज़ क्या क्या परफॉर्म करनी पड़ेंगी। लेकिन इसके लिए आपके पास क्या क्वालिटीज़ हैं, कौन सी क्वालिटीज़ रिक्वायर्ड है, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, स्पेशल डिप्लोमा,
या फिर ट्रेनिंग, 5 ईयर एक्सपीरियंस, इस तरह की चीज़ें जो पूछी जाती हैं किसी भी जॉब स्पेसिफिकेशन के अंदर, राइट। पहला है पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स सच एस एजुकेशन, जॉब एक्सपीरियंस, एज, सेक्स, एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज़। आप इन सब में कैसे, मतलब ये सारी एक्टिविटीज़, आपने जॉब कहाँ की हुई है, एक्सपीरियंस कितना है, ठीक है, मेल हैं फीमेल हैं, या आपकी एजुकेशन कितनी है, ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज हाइट, वेट, विजन, चेस्ट, हियरिंग, हेल्थ, वॉइस, हैंड फुट कोऑर्डिनेशन फॉर स्पेसिफिक पर्पसेस। ऐसा नहीं है कि सब में मांगा जाता है, ये जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये सिर्फ स्पेसिफिक पोजीशंस के लिए ही चाहिए होती है, जैसे सिक्योरिटीज़ के लिए हो गया, या आप किसी डिफेंस लाइक डिफेंस ऑब्जेक्टिव जॉब है तो उसके अंदर आएगा। मेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स गाइस टेस्टिंग करी जाती है ना लोगों की, तो जनरल इंटेलिजेंस, मेमोरी, जजमेंट, फोरसाइट, एबिलिटी टू कंसंट्रेट, social and psychological characteristics such as emotional ability, flexibility, manner, drive, conversational ability, interpersonal ability, attitude, value, creativity। अच्छा, आप में से जितने लोग जैसे कोई गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहा होगा, उसको लग रहा होगा यार यही सारी चीज़ें तो इंटरव्यू में पूछते हैं। पहले से हमें यही सब तो तैयार करके जाना होता है। यस, सो गाइज, वैसे किसी भी जॉब के लिए, क्योंकि आप एम्प्लॉय होते हैं वहाँ पे, तो आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। नाउ सो वेरियस कंटेंट ऑफ जॉब स्पेसिफिकेशन कैन बी प्रिस्क्राइब्ड इन 3 टर्म्स। पहला, असेंशियल क्वालिटीज़ विच अ पर्सन मस्ट पॉजेस। दूसरा, डिज़ायरेबल क्वालिटीज़ विच अ पर्सन मे पॉजेस, कि जो चाहिए थी वही मिल गई क्या, जो जिनके बिना काम नहीं हो सकता। 2 तरीके की क्वालिटीज़, ऐसी क्वालिटीज़ जिनके बिना काम हो ही नहीं सकता। दूसरी क्वालिटी जो हो जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, कि अच्छा ये आता है तो अच्छा बहुत अच्छे से काम होगा। कॉन्ट्रा इंडिकेटर्स विच आर लाइकली टू बिकम अ हैंडीकैप टू सक्सेसफुल जॉब परफॉर्मेंस, कि आप अगर अच्छा सा काम इस कंडीशन की वजह से आप अच्छा काम नहीं कर पाओगे। जैसे मान लेते हैं मैं अगर किसी व्यक्ति को बोल रहा हूँ कि इस वीडियो में क्या करना है, कोई वीडियो एडिटिंग का काम दे रहा हूँ और उसके अंदर कलर करेक्शन करके गाइज एक जॉब रहती है, ठीक है। तो जब एडिटर करता है तो उसमें कलर करेक्शन भी किया जाता है वीडियोस वगैरह में, तो जिससे काफ़ी अच्छा सिनेमेटिक इफेक्ट आता है। तो ऐसा व्यक्ति जो कलर ब्लाइंड है, कोई दिक्कत नहीं, उसको सारे कलर दिखते हैं, पर एक आध कलर जो है उसको मिक्स मैच हो जाता है, वो 2 कलर को एक जैसा ही देख पाता है। कभी कभी ऐसा होता है, तो क्या उससे वो सारे बाकी सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स उसके पास हैं, बस वो सिर्फ जॉब इसलिए नहीं कर पाएगा अच्छे से क्योंकि वो कलर ब्लाइंड है। यस, है ना, उसको पर्टिकुलर कलर नहीं दिखते हैं। ऐसा नहीं है कि उसकी जगह कुछ दिखता ही नहीं है, दिखता है पर उसको दूसरे कलर दिखते होंगे ओरिजिनल वाले कलर की जगह, राइट। यस, ये कंडीशन है। तो ये कॉन्ट्रा इंडिकेटर्स हैं जो आपको किसी जॉब को परफॉर्म करने के लिए लाइकली या हैंडीकैप बना देते हैं उस जॉब के अंदर। नेक्स्ट है जॉब इवैल्यूएशन। अगर आप जॉब एनालिसिस कर रहे हैं फिर आप जॉब को इवैल्यूएट भी करें, राइट। वर्थ ऑफ अ जॉब, it is a process which is helpful even for farming compensation plans by personal manager। जॉब इवैल्यूएशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कंपनीज के एडवांटेजेस देखे जाते हैं। पहला, रिडक्शन इज इन inequalities in salary structure. It is found that people and their motivation is dependent upon how well they are being paid. Therefore, the main objective of job evaluation is to have external and internal consistency in salary structure, कि सैलरीज जो हैं वो इनइक्वालिटीज़ में नहीं होनी चाहिए, राइट। क्लियर। रिड्यूस्ड का मतलब है कि इनइक्वालिटी को घटाना है हमें, मतलब इक्वल सैलरी स्ट्रक्चर लेकर आना है ना, किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है। नेक्स्ट है स्पेशलाइजेशन। अगर आप किसी जॉब को इवेल्युएट करना चाह रहे हो तो आप ये देखोगे कि उसकी स्पेसिफिक जो रिक्वायरमेंट है वो कितनी है। बिकॉज ऑफ द डिवीज़न ऑफ लेबर एंड देयर बाय स्पेशलाइजेशन, जो लार्ज नंबर ऑफ एंटरप्राइजेज हैं हैव गॉट 100 जॉब्स एंड मैनी एम्प्लॉयज़ टू परफॉर्म देम। Therefore, an attempt should be made to define a job and fix their salaries for it. This is a possible way through job evaluation. अगर बहुत सारे लोग एक ही काम करने लग जाएंगे और तो एक तो काम हमारे पास जो है फंक्शन है वो ज़्यादा बढ़ गए, तो लोगों को क्या करना पड़ेगा, हमें स्पेशलाइज करना पड़ेगा कि यार ये काम ये लोग करेंगे और ये काम ये लोग करेंगे।
और इसके लिए जो सैलरीज हैं वो उन पोजीशंस पर पर्टिकुलरली फिक्स कर दी जाएंगी। जॉब इवेल्यूशन आपको हेल्प करता है कि एम्प्लॉय को सिलेक्ट कैसे करना है, हारमोनियस रिलेशनशिप मेंटेन करके रखता है एम्प्लॉय और मैनेजर के बीच में, और स्टैंडर्डाइजेशन होता है काम का। अगर आपने बढ़िया से इवेल्युएट कर लिया है तो आप ये बता पाएंगे कितना काम कब कैसे कहाँ हो पाएगा, और नई जॉब का जो रिलेवेंस है वो भी पता चल जाएगा। राइट गाइज, चलिए ना अब हमें क्या करना है, दो मेथड्स जो हैं डिस्कस करने हैं जॉब एनालिसिस के ब्रीफ में। सो जॉब एनालिसिस वैसे तो तीन यहाँ पर बेसिक टाइप हैं। जॉब एनालिसिस मेथड कैन बी कैटेगराइज इनटू 3 बेसिक टाइप्स। पहला है ऑब्जर्वेटिव मेथड। इसमें अगर आपको जॉब को एनालाइज करना है कि ये जॉब कैसी है, क्या काम हो रहा है, कैसे हो रहा है, सब कुछ ये सारी चीज़ें, तो तीन तरीके हैं। पहला है आप ऑब्जर्वेशन करो उस काम को करने पर, राइट। तो ऑब्जर्वेशन भी तीन तरीके से कर सकते हो, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, वर्क मेथड ऑफ एनालिसिस एंड क्रिटिकल इंसिडेंट टेक्निक। सो डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन के अंदर आप क्या करोगे, सिंपली चले जाओगे, ऑब्जर्व करोगे इनकी परफॉर्मेंस ऑफ देयर ड्यूटीज़। द ऑब्जर्वर ईदर टेक्स जनरल नोट्स ऑफ वर्कर्स फ्रॉम विच स्ट्रक्चर्ड कैटेगरीज ऑफ काम, मतलब कि आप लोगों से पूछोगे कि अच्छा क्या क्या काम कर रहे हो, आज क्या किया, कल क्या किया, ऐसे, राइट। एवरीथिंग इज ऑब्जर्व्ड व्हेन द वर्कर accomplishes what equipment is used. The limitation of this method is that it cannot capture the mental aspect of the job, right? Clear? Such as decision making and planning, since mental processes are not observable. अगर आप किसी को देखकर ये पता लगाना चाहते हो कि आप कितना काम कर रहा है, तो आप बस ये उसकी हार्डवर्क देख पाओगे, ठीक है। आप उसकी मेंटल एबिलिटी नहीं देख पाओगे कि वो कितना और ज़्यादा कैपेबल है या वो मन से क्या सोच रहा है। दूसरा है वर्क मेथड एनालिसिस। This method is used to describe manual and repetitive production jobs such as factory और assembly. तो ये जनरल जो this method is used by industrial engineers to determine standard rate for production. कि काम जो है, काम के हिसाब से पैसा हम लोग डिफाइन करेंगे, ठीक है। इसके हिसाब से हम एनालाइज करेंगे कि कितने लोगों की ज़रूरत है। थर्ड इज़ क्रिटिकल इंसिडेंट टेक्निक। इट इन्वॉल्व्स ऑब्जर्वेशन एंड रिकॉर्डिंग ऑफ एग्जाम्पल्स, कि अगर जो बिहेवियर है वो इफ़ेक्टिव है या इनफेक्टिव है, ऐसा काम करेंगे तो ज़्यादा सही रहता है, दूसरा काम करेंगे तो ज़्यादा सही रहता है। इन सभी बिहेवियर के हिसाब से ये देखेंगे कि जो एक्यूरेट ऑब्जर्वेशन है वो सबसे ज़्यादा कैसे आ रहे हैं, किस फॉर्म ऑफ वर्क में आ रहे हैं। तो इन तीनों तरीके से आप जॉब को एनालाइज कर लेंगे। तो ये ऑब्जर्वेशन मेथड है, राइट, क्लियर। चलिए नेक्स्ट इज़ इंटरव्यू। इस जो सेकंड वाला मेथड है इंटरव्यू में, इसमें जो एनालिस्ट है वो इंटरव्यू करता है एम्प्लॉयज़ का और उनसे पूछता है, राइट, उनके सुपरवाइज़र से एंड अदर कंसर्न पर्सन, और उन सभी लोगों के आंसर्स को रिकॉर्ड किया जाएगा। उसके बाद उनकी रिलेवेंसी देखी जाएगी, ठीक है, और उनकी सत्यता की जांच होगी कि सब कुछ सही है, सही कह रहे थे, सब लोग एक ही लाइन में पैरेलली कौन सी बात सबसे ज़्यादा बार रिपीट कर रहे हैं, राइट। सो द लिमिटेशन, और ये बढ़िया तरीका है, ये भी पता लग जाएगा कि कौन सा काम कैसे होता है। द लिमिटेशन ऑफ दिस मेथड दैट इट डज़ नॉट प्रोवाइड एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन। हो सकता है कि जो एम्प्लॉय है वो झूठ बोल दे, या फिर सुपरवाइज़र अपनी रेपो बचाने के लिए कुछ दूसरा बोल दे, राइट। सक्सेस ऑफ दिस मेथड डिपेंड अपॉन द रेपो बिटवीन एनालिस्ट एंड द एम्प्लॉय, कि अगर एम्प्लॉय सही मानता होगा जो एनालिस्ट है उसको, तो वो सही जानकारी देगा अपनी जॉब के बारे में। कौन ये बताना चाहता है कि मैंने छुट्टी करी थी? कौन ये बताना चाहता है कि मैं कम काम करता हूँ, मैं आलसी हूँ? कोई नहीं बताता, है ना। फारूक कह रहे मैं जॉब नहीं करता सर, सॉरी, है ना, ठीक है, मेरा इंटरव्यू नहीं लेता। नेक्स्ट इज क्वेश्चन आयर। इस मेथड में क्वेश्चन आयर जो है वो सब सारे के सारे जॉब होल्डर्स को सेंड कर दिए जाते हैं और उनसे पूछा जाता है कि आप इसको भर के जमा करना है, और एक डेडलाइन दे दी जाती है। उसके अंदर टिक मार्क क्वेश्चन होते हैं, एक दो सब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, और इन सभी आंसर्स को रिकॉर्ड करके फिर इनको इवेलुएट किया जाता है। अब आप मुझे बताओ, जो आप लिख रहे होगे तो आप पहली बात तो अंग्रेजी से ही लिखने की कोशिश करोगे, दूसरा ऐसा लिखने की कोशिश करोगे जो आपको बाद में दिखा के परेशान ना किया जा सके एम्प्लॉयर द्वारा। ऐसा भी तो होता है ना कि वो बाद में आपको दिखा के पूछते हैं सर आपने क्या लिखा है, ये ऐसे लिखते हैं। तो बड़ा ऐसे, ये भी एक इनफेक्टिव टेक्निक है, लेकिन फिर भी चलो ठीक है, इसमें पैसा ज़्यादा लगता है, ठीक है, क्लियर। यस, पैसा क्यों लगता है? क्योंकि आपको क्वेश्चन आयर भेजना पड़ रहा है, प्रिंट कराना पड़ेगा, कलेक्ट करना पड़ेगा, रिकॉर्ड करना पड़ेगा उस डेटा को, उसके बाद एनालाइज करना पड़ेगा,
राइट। बाकी सभी जो स्टेप्स हैं उनके मुकाबले सबसे कॉस्टली और यही वाला है, राइट। सो आर यू गाइज गेटिंग आंसर्स? क्या आप लोगों को सब कुछ समझ आ रहा है? आप में से किसकी कंपनी में ये तीनों में से कोई एक तरीका निकाला जाता है जब वो आपकी जॉब एनालिसिस करते हैं? तो क्या आपका जो सुपरवाइज़र है वो आपके आसपास घूमता रहता है, या फिर वो आपसे कभी कभी बुला के इंटरव्यू ले लेता है, या फिर आपको क्वेश्चनर भी दिए जाते हैं, या फिर तीनों में से कभी कभी कुछ भी पूछ लिया जाता है? यस, जॉब वाले लोगों, विश्वजीत, सोना, शैलेश, ओम, यस, सौम्या, उत्सव, नेहा जी, तीनों, हाँ, कभी कभी तीनों पूछ लेते हैं, यस। तो जो बेस्ट तरीका है वो यही है कि तीनों करवा लिए जाएं, क्योंकि इसका जो मीडियन मोड निकलेगा ना, उससे ही पता लगेगा कि सही जानकारी क्या है। ओके, यू आर अ स्टूडेंट, ओके ओके। सौम्या द्विवेदी, यस, आप भी स्टूडेंट हो, ठीक। ना क्वेश्चन नंबर 3, सवाल हमसे पूछा गया कि एक कमेंट किया है और इसके ऊपर बोला एक्सप्लेन। पूछा गया है मैन पावर प्लानिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ एस्टिमेटिंग द फ्यूचर नीड ऑफ मैन पावर, है ना? अच्छा, ये 3 क्वेश्चंस इंटरव्यू देने जाएंगे तो अच्छे से पढ़ के जाएंगे। डो नॉट वरी, जब भी आप लोगों के इंटरव्यू की प्रिपरेशन करानी होगी मैं खुद कराऊंगा। बहुत सारे वर्बल नॉन वर्बल सीयूज़ के ऊपर आपको जानकारी दी जाएगी, बैठना कैसे, खड़े कैसे रहना, जवाब कैसे देना है, नहीं जवाब मना कैसे कर देना है, सब के बारे में बताया जाएगा, ठीक है? यस, तो थोड़ा सा कॉपरेट करें अभी के लिए। सवाल संख्या 3 में हमसे पूछा गया है, देखो कभी कभी ना कमेंट वाले क्वेश्चन में हम लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं यार, तो ऐसे कन्फ्यूज़ नहीं होना है। सवाल क्या पूछा है मैन पावर प्लानिंग प्रोसेस ऑफ एस्टिमेटिंग ऑफ फ्यूचर नीड ऑफ मैन पावर। तो ये पूछना क्या चाह रहा है कि भविष्य में हम ये कैसे पता लगाएं कितने लोगों की ज़रूरत है और इसका क्या प्रोसेस है। सिंपल है ना? यस, कि ऐसा कौन सा प्रोसेस है जिसमें हम लोग ये पता लगा पाते हैं कि कितने मैन पावर की ज़रूरत है, कितने लोगों की ज़रूरत है। यस, नाउ सो मैन पावर प्लानिंग के ऊपर सवाल है, स्टेप्स ऑफ मैन पावर प्लानिंग या फिर प्रोसेस ऑफ मैन पावर प्लानिंग, राइट? डिकोड कर लेते हो आप लोग कमेंट वाले क्वेश्चंस को, एवरीवन? या कंफ्यूजन होती है कि सर पूछा ही क्या है इसमें, क्या करूं, एक्सप्लेन क्या करूं अब इसमें? डिकोड कर लेते हो सब लोग? जवाब ही नहीं आ रहा। अंश गोयल, अमित, अर्जुन, अंजना ओम कश्यप, ओ सॉरी अर्जुन शर्मा, यस, आ रहा है, ठीक, दैट्स ग्रेट। आप लोग रिप्लाई नहीं करते ना, मुझे लगता है अधूरा सा है कुछ। यस, कमेंट पे रिप्लाई करके छोड़ देते हो। सुनो, सो मैन पावर प्लानिंग के जो स्टेप्स हैं, पहला है कि आप जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी पॉलिसीज़ और ऑब्जेक्टिव्स को एग्जामिन करोगे कि हमारी कंपनी के क्या ऑब्जेक्टिव हैं, हम क्या करना चाह रहे हैं। मैन पावर प्लानिंग स्टार्ट विद एग्जामिनिंग ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इनफैक्ट मैन पावर प्लान शुड बी इंटीग्रेटेड इनटू ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स। अगर हमारे कंपनी के ओवरऑल ऑब्जेक्टिव से हटकर लोग काम करेंगे तो कभी तो पूरे हो ही नहीं पाएंगे। तो ऑर्गेनाइजेशन किस बात का? हमने लोगों की वजह से शुरू किया था क्या ऑर्गेनाइजेशन, या उस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन बनाया था? यस, उस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाता है, ठीक है? नाउ सो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन हैव टू बी अंडरस्टूड इन ऑर्डर टू ड्रॉ अ गुड मैन पावर प्लान। आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए कि हमारा ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या है, इसके हिसाब से ही हम एक बढ़िया मैन पावर प्लानिंग कर पाएंगे। नेक्स्ट है असेसिंग द मैन पावर डिमांड। हमें ये भी पता लगना चाहिए ना यार कि प्लानिंग तो चलो ठीक है हम लोग कर लेंगे, लेकिन कितने लोगों की ज़रूरत है और कहाँ कहाँ ज़रूरत है। मैन पावर डिमांड इज़ द नंबर ऑफ़ पीपल रिक्वायर्ड टू हैंडल द प्रेजेंट जॉब्स। तो हमें ये फोरकास्ट करनी पड़ेगी, इनकी भविष्यवाणी करनी पड़ेगी कि कितने लोगों की ज़रूरत पड़ेगी इन फ्यूचर किसी जॉब को करने के लिए। फॉर इंस्टेंस अ रिटेल ऑर्गेनाइजेशन द मैन पावर डिमांड forecast based on the work to be performed by the retail store. Obviously, the long-term corporate plans, budget plans, annual plans
वुड बिकम बेसिस फॉर फोरकास्टिंग, कि कितना पैसा आप लोगों को खर्च करना है मैन पावर के ऊपर, कितना आपका लॉन्ग टर्म जो कॉरपोरेट प्लान है, मतलब कितने दिन कितने सालों तक आप ये कंपनी चलाने वाले हो। ऐसे बहुत सारे जो प्लान्स हैं, इनके बेसिस पर ही आप जो है मैन पावर की जो डिमांड है उसको असेस करोगे, फोरकास्ट करोगे कि अच्छा इतने लोगों के लिए ज़रूरत है, अगर मुझे 3 साल तक के लिए काम करना है तो इतने लोगों की ज़रूरत है, 5 साल के लिए करना है तो इतने लोगों की ज़रूरत है, राइट। सो दिस इज़ अ कॉमन एक्टिविटी फॉर मोस्ट ऑर्गेनाइजेशंस। द एग्जिस्टिंग जॉब डिज़ाइन एंड जॉब एनालिसिस प्रोवाइड यूज़फुल इन्फॉर्मेशन, कि अगर अभी ये लोग इतना काम कर रहे हैं और इतने लोगों की ज़रूरत पड़ती है तो आगे आने वाले समय में और कितने लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, इसका अंदाज़ा इस वाले डेटा से लिया जा सकता है जो कंपनी अभी से काम कर रही है। थर्ड इज़ फोरकास्टिंग द सप्लाई ऑफ मैन पावर। सप्लाई फोरकास्ट इज़ ऑल्सो नोन एज मैन पावर इन्वेंट्री, राइट, कि अपने पास मैन पावर इन्वेंट्री कितनी रहेगी। इन्वेंट्री का मतलब है कितने लोग हमारे पास पहले से रेडी रहेंगे किसी काम को करने के लिए, राइट। द क्वालिटी ऑफ मैन पावर अवेलेबल विद इन द ऑर्गेनाइजेशन टू एम्प्लॉई इन वेरियस जॉब आइडेंटिफाइड इन द ऑर्गेनाइजेशन। कभी कभी क्या होता है कि जैसे अगर मुझे नए लोगों को भर्ती करना है तो पुराने लोगों को पहले मुझे फोरकास्ट करना पड़ेगा ना, किसको किसकी पोजीशन पे प्रमोट करना है या डिमोट करना है। यस, तभी तो नए लोगों की जगह बचेगी ना। कुछ लोग रिटायर हो गए, अब जो लोग रिटायर हुए अपनी पोस्ट से उनकी जगह कोई दूसरे लोग आएंगे, तो या तो नए लोगों को तो भर्ती करना सही बात रहेगी नहीं, तो पुराने में से सबसे बेस्ट व्यक्ति कौन है, अगर उसमें से कोई भी नहीं है तो नए वाले की भर्ती करना ज़रूरी रहेगा फिर। तो फोरकास्ट करते हैं इस तरीके से कि कितने लोगों की आने वाले समय में ज़रूरत पड़ सकती है। यस, आगे बढ़े। नाउ सो द लॉस ऑफ मैन पावर, अब ये होता है कि जो इन्वेंट्री में मैन पावर है वो लोग चले जाते हैं, हमें ये भी तो कितने लोगों की ज़रूरत है कैसे पता लगेगी, पहले से फोरकास्ट कैसे पता करेंगे। वॉलंटरी रिटायरमेंट, डेथ, रिटायरमेंट, डिसमिसल, ले ऑफ्स, डिसेबलमेंट, राइट, ड्यू टू इल हेल्थ, एक्सीडेंट और अदर लॉसेस, या फिर पुअर एटीट्यूड एंड लो कमिटमेंट टू द ऑर्गेनाइजेशन। इन सभी वजहों की वजह से हमें एम्प्लॉई से टाटा बाय बाय करना पड़ता है, यानी कि अब उसका साथ हमारे साथ तक नहीं रहता। ट्रांसफ़र, प्रमोशन एंड डिमोशंस, ट्रांसफ़र एंड कंडीशंस ऑफ वर्क, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वर्क मैन पावर की सप्लाई को डायरेक्टली इफ़ेक्ट करती हैं। नेक्स्ट है गैप एनालिसिस, कितनी रिक्वायरमेंट और कितने लोग अपने पास हैं। ये अगर गैप एनालिसिस हमें मतलब अच्छे से हम लोग कर पाएँ तो ये पता लगा पाएंगे और कितने लोगों को ऐड करने पर ये गैप फिल किया जा सकता है। इसके बाद मैन पावर जो प्रोग्राम्स हैं उनको डिज़ाइन किया जाएगा कि कैसे कैसे लोगों को यहाँ पर लाया जाएगा, क्या टेक्निक रहेगी और किस तरीके से काम किया जाएगा, राइट, क्लियर। चलिए, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट पर भी फोकस दिया जाएगा यहाँ पे, राइट। यस, नेक्स्ट इज़ मैन पावर प्लान इम्प्लीमेंटेशन। अगर हमने ये सारा का सारा प्लान तैयार कर लिया, राइट, अब इसको इम्प्लीमेंट करने की बारी आएगी कि इसको कौन से प्रोसेस के साथ हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे। इवैल्यूएशन एंड फीडबैक आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वेरियस प्लान्स एंड प्रोग्राम्स, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमने जो प्लान अपनाया है वो सबसे बेस्ट है या नहीं, या फिर उसमें क्या कमी रह गई थी। सो क्रिटिकल फीडबैक इज़ रिक्वायर्ड टू सी दैट एनी लैप्सेस आइडेंटिफाइड डू नॉट रीअकर इन सब्सिक्वेंट प्लान्स। दिस इंश्योर्ड इम्प्रूवमेंट इन मैन पावर प्लानिंग ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ टाइम। तो अगर हमें पता लगेगा कि कौन सा जो प्रोसेस था वो सबसे अच्छा था, इजी था और इफ़ेक्टिव था, तो उसी प्रोसेस को बार बार हम लोग फॉलो कर पाएंगे और इससे पता लगेगा कि हमारी कौन सी टेक्निक सबसे ज़्यादा अच्छी जा रही है, इवेल्यूएट कर पाएंगे किसी को, राइट। चलिए, सो दीज आर द 7 स्टेप्स ऑफ मैन पावर प्लानिंग। समझ में आ रहा है आप लोगों को? सवाल संख्या 4, व्हाट इज़ मेंट बाय एम्प्लॉय सिलेक्शन, एक्सप्लेन द स्टेप्स इन्वॉल्व इन सिलेक्शन प्रोसेस। तो भाई एम्प्लॉय सिलेक्शन क्या है? एम्प्लॉय सिलेक्शन का मतलब है द प्रोसेस ऑफ इंटरव्यूइंग एंड इवेल्युएटिंग कैंडिडेट फॉर अ स्पेसिफिक जॉब एंड सेलेक्टिंग एन इंडिविजुअल फॉर एम्प्लॉयमेंट बेस्ड ऑन सर्टेन क्राइटेरिया। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एम्प्लॉय सिलेक्शन भी कह सकते हैं। अब हमें ये पूछना है कि कितने स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, है ना, राइट, कितने स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं
एम्प्लॉय सिलेक्शन के अंदर। ओके, क्लियर? चलिए, जस्ट अ मोमेंट। देर आर 8 steps, right? How many steps are there? There are 8 steps in selection process. Okay, clear? So the sequence of steps is in selection process may also vary job to job and organization to organization. कि जब किसी को हायर करना होता है तो ये जो सिलेक्शन प्रोसेस है ये कभी कभी बीच में स्किप कर दी जाती है, ज़्यादा लंबी प्रक्रिया होती है, ठीक है, या फिर सिर्फ एक डिसीजन मात्र की ही बात होती है। सो ये डिपेंड करता है कि जॉब कैसी है या फिर ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है, राइट? जैसे आप एक प्राइवेट जॉब जब लेने जाते हैं तो उसका प्रोसेस अलग रहता है, उसमें सिलेक्शन अलग तरीके से होता है। एक गवर्नमेंट कंपनी में अलग तरीके से जो है या फिर गवर्नमेंट और प्राइवेट कंपनीज़ के अंदर सेम जॉब के लिए आपको अलग अलग प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ता है, राइट? क्लियर? चलिए, अ सिंगल ब्रीफ सिलेक्शन इंटरव्यू माइट बी इनफ फॉर एप्लीकेंट फॉर लोअर लेवल पोजीशन एंड वाइल एप्लीकेंट फॉर मैनेजरियल जॉब, इनके लिए इंटरव्यू भी करना पड़ेगा बाय अ नंबर ऑफ पीपल। तो 8 स्टेप्स हैं एम्प्लॉय सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर या फिर मैन पावर प्लानिंग या मैन पावर सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर, तो जो कंपनीज जो हैं फॉलो करती हैं, राइट? मोस्ट ऑफ द कंपनीज यही स्टेप्स फॉलो करती हैं। तो पहला क्या है? रिसेप्शन, स्क्रीनिंग, इंटरव्यू, एप्लीकेंट, ब्लैंक, सिलेक्शन टेस्ट, सिलेक्शन इंटरव्यू, मेडिकल टेस्ट, रेफरेंस चेक्स एंड फाइनली द हायरिंग डिसीजन। तो पहला है रिसेप्शन। विद द टैलेंट एंड स्किल and experience, a company has to create favorable impression on the applicant right from the stage of reception. Whoever meets the applicant initially should be tactful and able to extend help in a friendly and courteous way. तो सबसे पहले ये क्या करते हैं? रिसेप्शन क्रिएट करते हैं कि जो लोग जिनको ये सारी जॉब डिस्क्रिप्शन को जो लोग फुलफ़िल कर पाएंगे, जो इस पोजीशन पर आ सकते हैं, जो जॉब की जो भी रिक्वायरमेंट्स उनको फुलफ़िल कर पाएगा, वो लोग अपने रिज्यूमेस हमें दे दें। इसके बाद एक स्क्रीनिंग इंटरव्यू होगा। अब प्रीलिमिनरी मतलब एक फर्स्ट राउंड इंटरव्यू होगा। ये द प्रीलिमिनरी इंटरव्यू इज़ जनरली प्लान्ड बाय लार्ज इंटरव्यूज़ टू कट द कॉस्ट ऑफ सिलेक्शन। इससे क्या होता है कि जो नॉन क्वालिफाइंग लोग होते हैं, जो आगे जाके सिलेक्ट नहीं होने वाले, उन लोगों को छांटने का बहुत ही बढ़िया तरीका रहता है। पहले ही राउंड में ऐसे लोगों को निकाल दिया जाता है। एक जो जूनियर एग्जीक्यूटिव है पर्सनल डिपार्टमेंट से, ये जो रिस्पॉन्सेज हैं बाकी एप्लीकेंट के, उनमें से कुछ एप्लीकेंट्स को छांट लेता है, राइट? ऑन इम्पॉर्टेंट आइटम्स डिटरमाइनिंग द सुटेबिलिटी ऑफ द एप्लीकेंट फॉर जॉब सच एज एज, एजुकेशन, एक्सपीरियंस, पे एक्सपेक्टेशन, एटीट्यूड, लोकेशन चॉइस, इन सारे बेसिस पर। एप्लीकेशन ब्लैंक ये मोस्ट कॉमन है। ये इन्फॉर्मेशन जो है कलेक्ट कर ली जाती है, राइट? जो एप्लीकेंट है उससे, और फिर उसकी जो ब्रीफ हिस्ट्री शीट यानी कि आप ऐसा समझ लो रिज्यूमे वगैरह, वो ले लिया जाता है। इसके बाद है सिलेक्शन टेस्टिंग। सिलेक्शन टेस्टिंग का मतलब है हो सकता है कि उसकी एबिलिटी, यहाँ पे स्टेप्स, उसकी एबिलिटी जो है वो चेक की जाती है। कई स्टेप्स गायब है, बाकी जो है ये गलती से मुझे लग रहा है कि कट होगा। खैर कोई बात नहीं, मैं आप लोग को कंटिन्यू करा देता हूँ। सिलेक्शन टेस्ट, इसके बाद सिलेक्शन टेस्ट लिया जाता है कि अब कभी कभी जो है ये रिटन टेस्ट होता है, फिजिकल होता है, राइट? होता है ये, फिर ये एक इंटरव्यू में साइकोमेट्रिक टेस्ट हो सकता है। फिर इनका सिलेक्शन इंटरव्यू लिया जाता है कि बाय, है ना, वो जो राजू श्रीवास्तव याद है 3 Idiots का, हम तुम्हें हायर क्यों करें, सैलरी कितनी लोगे? तो सिलेक्शन इंटरव्यू यहाँ पर होता है। तो कि आपसे पूछा जाता है कि बहुत सारे सवाल कि आप ये जॉब कैसे परफॉर्म करेंगे, या कोई कुछ क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, कुछ नॉलेज बेस चेकअप उन्हें करना है, तो ये सारे पॉइंट्स जो हैं ये यहाँ पर सिलेक्शन इंटरव्यू के दौरान वो चेक कर लेते हैं। इसके बाद अगर मेडिकल टेस्ट की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि सब केसेस में नहीं रहती, तो वो यहाँ पर कर लिया जाएगा। और रेफरेंस चेक देखा जाएगा कि किस व्यक्ति ने इसे भेजा है, कौन से कॉलेज से आया है, कौन सी कंपनी से पहले जॉब में, कौन सी कंपनी में पहले ये जॉब करते थे, और इनका क्या ट्रैक रिकॉर्ड है। इसके बाद हायरिंग डिसीजन बनाया जाता है कि इनको जॉब पर रखना है या फिर नहीं रखना, राइट? क्लियर? चलिए, सो दीज आर द 8 स्टेप्स
ऑफ इन सिलेक्शन प्रोसेस, राइट। चलिए आगे बढ़ें। मैं आपको ये जो आंसर शीट है ये देते समय इसके बाकी स्टेप्स को भी पूरा करके दूंगा। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ट्रेनिंग, डिस्टिंग्विश बिटवीन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। सो एम्प्लॉय ट्रेनिंग जो है वो शॉर्ट टर्म प्रोसेस है जिससे एक सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइज प्रोसीजर द्वारा जो नॉन मैनेजरियल पर्सनल है वो सीखता है टेक्निकल नॉलेज स्किल्स फॉर अ डेफिनेट पर्पस। तो बेसिकली ट्रेनिंग को क्या कहेंगे, ये एक तरीके के इंस्ट्रक्शंस हैं इन टेक्निकल एंड मैकेनिकल ऑपरेशंस, जिसमें आपको कुछ टेक्निक सिखाई जाती हैं किसी भी टेक्निकल फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए, या फिर मैकेनिकल टेक्निक सिखाई जाती हैं आप लोगों को मैकेनिकल ऑपरेशंस को फंक्शन करने के लिए, राइट। इनको ऑर्डर यस इनको ऑर्डर वाइज ही एक्सप्लेन करना है, राइट। हाँ, जो मैंने अभी आपको सिलेक्शन प्रोसेस बताया इनको ऑर्डर वाइज ही एक्सप्लेन करना है। पहले थोड़ी रेफरेंस चेक देखोगे, पहले हाइडिंग डिसीजन थोड़ी बना लेंगे आप, राइट। सो जब भी स्टेप की बात है ना, स्टेप्स जब भी स्टेप्स लिखे हों तो स्टेप्स एक सीरीज़ में होते हैं, स्टेप्स हमेशा सीरीज़ में होते हैं। फॉलोइंग पॉइंट्स हों तो पॉइंट जो है वो आगे पीछे हो सकते हैं, प्रिंसिपल्स जो हैं वो आगे पीछे कर सकते हो, फीचर्स को आप लोग आगे पीछे करके लिख सकते हो। लेकिन जब स्टेप्स की बात आए तो आप स्टेप्स में गड़बड़ नहीं करोगे। जैसे चाय बनाने का स्टेप क्या है, अगर उसमें गड़बड़ कर दो, ठीक है, सब्जी बनाने के स्टेप में गड़बड़ कर दो, रिजल्ट जो है वो ख़राब हो जाएगा, राइट, यस। लेकिन अगर किसी बात की खूबी बतानी हो तो पहले कोई दूसरी खूबी बताओ, दूसरी बार कोई दूसरी खूबी बताओ, तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं इस बात से, ओके। चलिए नाउ, सो ट्रेनिंग का मतलब क्या है, इंस्ट्रक्शंस इन टेक्निकल एंड मैकेनिकल ऑपरेशंस। सो ट्रेनिंग इज़ अ प्रोसेस इन विच द ट्रेनीज गेट एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न द स्किल which they are required to do the job. Learning with earning is known as training. It helps employees to understand the complete job requirement. Next is development. The training for the top level employees is considered as development, also known as management or executive development. ये क्या है, ongoing systematic procedure है जिसमें जो मैनेजर स्टाफ है वो अपने कॉन्सेप्चुअल और थेटिकल नॉलेज को एनहेंस करता है। ये एफिशिएंसी और इफ़ेक्टिवनेस लाने के लिए ज़रूरी होती है उनके अंदर। तो बात कर लेते हैं कि कंपैरिजन कैसे करेंगे आप ट्रेनिंग और डेवलपमेंट के अंदर। तो बेसिस क्या रहेगा डिफरेंशिएट करने का, पहले तो मीनिंग जान लेते हैं। मीनिंग क्या है ट्रेनिंग का, कि इट इज़ अ लर्निंग प्रोसेस जिसमें एम्प्लॉय को एक अपॉर्चुनिटी मिलती है ताकि वो अपनी स्किल डेवलप कर सके, कॉम्पिटेंसी और नॉलेज जो उसकी जॉब को परफॉर्म करने के लिए चाहिए। डेवलपमेंट जो है एजुकेशनल प्रोसेस, यहाँ पे लर्निंग प्रोसेस है, नई चीज़ें सिखाई जा रही हैं, यहाँ पर इनको एजुकेट किया जा रहा है, बताया जा रहा है कि कुछ नया कुछ आया है, विच इज़ कंसर्न विद ओवरऑल ग्रोथ ऑफ द एम्प्लॉय। बेसिस दूसरा क्या है, टर्म क्या रहती है इनकी ट्रेनिंग और डेवलपमेंट की, भैया ट्रेनिंग जो है वो शॉर्ट टर्म की होती है, डेवलपमेंट लॉन्ग टर्म का होता है, स्लोली हो रहा होता है। फोकस इनका ट्रेनिंग का प्रेजेंट में रहता है, डेवलपमेंट में फोकस फ्यूचर का रहता है। ओरिएंटेशन, ट्रेनिंग जो है जॉब ओरिएंटेड रहती है, डेवलपमेंट करियर ओरिएंटेड रहती है। मोटिवेशन, यहाँ पे जो ट्रेनिंग है वो मोटिवेशन इसमें कौन देता है, ट्रेनर। और डेवलपमेंट में आप सेल्फ डेवलपमेंट पे ध्यान देना कि आप खुद ही डेवलप करें ना अपने आप को। नेक्स्ट इज़ ऑब्जेक्टिव, द ऑब्जेक्टिव टू इम्प्रूव द वर्क परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉय, यहाँ पर टू प्रिपेयर एम्प्लॉयज़ फॉर फ्यूचर चैलेंजेस, कि आगे क्या क्या समस्याएँ आने वाली। नंबर ऑफ़ इंडिविजुअल्स कितने होंगे ट्रेनिंग के अंदर, बहुत सारे, और डेवलपमेंट के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक, क्योंकि आप खुद बता रहे हो या कोई और व्यक्ति आप लोगों को डेवलप करा रहा है। एम, द स्पेसिफिक जॉब रिलेटेड रहता है ट्रेनिंग, और जो डेवलपमेंट है ये कॉन्सेप्चुअल और जनरल नॉलेज की बात होती है यहाँ पर, राइट, जिसको आप हमेशा कभी ना कभी कहीं भी यूज़ कर सकते हो। लेकिन ट्रेनिंग अगर आपने किसी स्पेसिफिक चीज़ के लिए तो आप वही फंक्शन परफॉर्म कर पाओगे, राइट, क्लियर। अगर मैंने क्या किया है, मैंने जहाज़ बनाने की ट्रेनिंग ली है या कोई इंजन रिपेयर करने की ट्रेनिंग ली है, तो क्या मैं लैपटॉप की स्क्रीन रिपेयर कर पाऊँगा, नहीं कर पाऊँगा। सो दिस इज़ द डिफरेंस। एंड अब डेवलपमेंट की बात कर लेते हैं। मान लेते हैं कि मैंने बहुत सारी किताबें जो हैं इन्वेस्टमेंट के ऊपर पढ़ी है, तो अब मैं कहीं भी इन्वेस्टमेंट कर पाऊँगा अच्छे से, यस। तो किसी पर्टिकुलर कंपनी की तो बात करी नहीं मैंने, राइट, है ना। चलिए, मेजर डिफरेंसेस क्या है, ट्रेनिंग इज़ अ लर्निंग प्रोसेस फॉर न्यू एम्प्लॉयज़
इन विच दे गेट टू नो अबाउट की स्किल्स जो उस जॉब को परफॉर्म करने के लिए चाहिए होती है. डेवलपमेंट इज़ द ट्रेनिंग प्रोसेस फॉर एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ फॉर ऑल राउंड डेवलपमेंट. ट्रेनिंग जो है वो कम से कम 3 से 6 महीने की होती है, लेकिन जो डेवलपमेंट है वो कंटिन्यूस प्रोसेस है, कभी भी ख़त्म नहीं होता, ऐसे बहुत लंबे समय तक चलता है. नेक्स्ट, ट्रेनिंग जो है फोकस करती है कि स्किल को डेवलप कर लिया जाए एंड जो करंट जॉब आप कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली नॉलेज को डेवलप कर लिया जाए, अलाइन कर दिया जाए आपको उस काम के साथ. अनलाइक डेवलपमेंट विच फोकसेस ऑन बिल्डिंग नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग एंड कॉम्पिटेंसीज फॉर ओवरकमिंग फ्यूचर चैलेंजेस. जो ट्रेनिंग है उसका लिमिटेड स्कोप होता है, इट इज़ स्पेसिफिक जॉब ओरिएंटेड, जबकि जो डेवलपमेंट है वो करियर ओरिएंटेड होती है. और ये इनका जो स्कोप होता है वो कंपेरेटिवली वाइडर होता है ट्रेनिंग से. ट्रेनिंग के अंदर जब ट्रेनीज गेट ट्रेनर जो इनको इंस्ट्रक्ट करता है. डेवलपमेंट के अंदर इन विच मैनेजर सेल्फ डायरेक्ट हिमसेल्फ फॉर फ्यूचर असाइनमेंट्स, कि मैं अभी ये चीज़ सीख लेता हूँ, एक नया काम कर लेता हूँ जिससे मैं आगे मुझे करियर में फ़ायदा होगा. सो वी डेवलप आर सेल्फ डेवलपमेंट की बात नहीं. मैनी इंडिविजुअल्स कलेक्टिवली अटेंड द ट्रेनिंग प्रोग्राम, लेकिन डेवलपमेंट क्या है, एक सेल्फ असेसमेंट प्रोसेस है एंड हैंस वन पर्सन हिमसेल्फ इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज डेवलपमेंट. राइट. चलिए नाउ सवाल संख्या 6. what is communication, define communication and what are its barriers, how can an organization overcome these barriers. तो अगर मैं कम्युनिकेशन की बात करूँ तो लैटिन वर्ड में कम्युनिस, जिसका मतलब होता है शेयरिंग कॉमन आइडियाज़. मान लेते हैं मेरे पास एक आइडिया आया और मैं चाहता हूँ आप लोगों को कन्वे करूँ वो बात कि आम बहुत रसीले होते हैं. आम आपने खाए होंगे तो पता होगा. मान लेते हैं आपने आम आज से पहले, आपके लोग एरिया में आम नहीं होता है, राइट, ऐसा मान लेते हैं. आम तो खैर नहीं एक्सपेक्ट कर पाएंगे, कोई भी फ्रूट है ना. यस, क्लियर. तो ये आइडिया मुझे आपको शेयर करना है ना. जैसे इब्न बतूता की एक स्टोरी है. इब्न बतूता ना भारत में जब आए तो जब वो यहाँ से घूम कर गए है ना, तो उनको ना यहाँ पर अचार बहुत पसंद आया और वो लोगों को बताना चाहते थे अचार. गाइस, अचार कैसा होता है, अचार को कैसे बनाया जाता है और ये कैसा टेस्ट आता है. बाकी दुनिया में लोग नहीं खाते थे. वो बहुत, उन्होंने पूरी दुनिया घूमी थी. इब्न बतूता जानते हैं आप लोग गाइस, इब्न बतूता पोइट्री वाले. हाँ, यस अमित, क्योंकि वो हिस्ट्री वगैरह कुछ आप लोगों को पता है. खैर, तो एक इब्न बतूता पहन के जूता निकल पड़े जापान को, ऐसा एक पोइट्री थी. खैर, असली में वो एक जो है क्या बोलते हैं, ट्रैवलर थे, नॉट द टाइम ट्रैवलर. वो एक देश से दूसरे देश में जाया करते थे. तो बेसिकली मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब भी हम कुछ मैसेज भेजते हैं तो एग्जैक्ट मैसेज जो हम चाह रहे होते हैं वही भेजने की कोशिश करते हैं. जब हम ऐसा कर पाते हैं तो हमारा कम्युनिकेशन पूरा हो जाता है. राइट. यस. तो उन्होंने यहाँ से अचार खाया और वो अपनी किताब में अचार की व्याख्या कर रहे होते हैं कि अचार कैसा होता है, समझाने की कोशिश कर रहे होते हैं. अब जिन लोगों ने पहले कभी नहीं खाया तो उन लोगों को समझ कैसे आएगा, है ना. राइट. चलिए नेक्स्ट. जैसे आप कोई बिल्कुल नई डिश ट्राई कर रहे हो ऐसा, तो अगर कोई पहले से ही बता के दिखाए आपको कि ऐसा ऐसा होता है तो आप लोगों को शायद समझ में नहीं आएगा. तो कम्युनिकेशन इज़ द ओनली प्रोसेस जिसमें आप अपने आइडियाज़ को एक बेटर ऑर्गेनाइज फॉर्म में सेंड कर सकते हो, भेज सकते हो, जिससे रिसीवर को जब वो मैसेज मिलेगा तो वो उस मैसेज को इफेक्टिवली समझ पाए. राइट. सो कम्युनिस्ट जो कि लैटिन वर्ड है, उसका मतलब होता है कि शेयरिंग द कॉमन आइडियाज़. कम्युनिकेशन इज़ अ टू-वे प्रोसेस ऑफ रीचिंग म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग in which participant not only exchange the information but also create and share meaning, कि नया मीनिंग बना लेते हैं उन्हीं शब्दों से. इससे हम इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट कर पाते हैं, आइडियाज़ और फीलिंग को किसी एक सिंगल व्यक्ति को या किसी ग्रुप को, ठीक, किसी देश को भी. ओके. सो इट इज़ अ टू-वे प्रोसेस विच एम्स एट कन्वेइंग अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर. एक बात ध्यान रखिएगा, सेम आइडिया कन्वे होना चाहिए इस दौरान, तभी वो एक कम्युनिकेशन होगा. 2 तरीके के बैरियर होते हैं, इंटरनल बैरियर और एक्सटर्नल बैरियर, है ना. फैटीग, पुअर लिसनिंग स्किल, एटीट्यूड टुवर्ड द सेंडर, इन्फॉर्मेशन, लैक ऑफ इंटरेस्ट. आपको किसी बात में इंटरेस्ट ही नहीं है तो आप ज़्यादा अच्छे से सुनोगे उस बात को.
गाइज सुनोगे? नहीं सुनोगे? मान लेते हैं कि मैं आप लोगों के साथ बेंजीन की प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करूँ. सो वुड यू लाइक टू डिस्कस द प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेंजीन? यस, एरोमेटिक कंपाउंड होता है, 6 कार्बन होते हैं, है ना, साइक्लिक कंपाउंड. मज़ा आएगा, है ना. तो ये क्या है? ये इंटरनल बैरियर है. इट इज़ नॉट द इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट फॉर यू. हो सकता है कि आप में से किसी को पसंद हो, है ना. तो सर पता ही नहीं है बेंजीन केमिकल एक प्रोडक्ट है. खैर सॉरी. तो वापस आते हैं. साइंस वालों को सब पता है, बस इसके बारे में तो सब पता है, बाकी का पता नहीं. नाउ आगे बढ़ते हैं. तो ये इंटरनल बैरियर है कि हमारी पुअर लिसनिंग स्किल है, तब हम किसी मैसेज को नहीं समझ पाएंगे. हमारा एटीट्यूड सही नहीं है किसी सेंडर की तरफ, तब उस मैसेज को समझ नहीं पाएंगे. हमारा जो इंटरेस्ट है मैसेज में वो नहीं है, हमें डर लग रहा है, या फिर ट्रस्ट नहीं है, या फिर हमारे पुराने एक्सपीरियंसेस जो हैं वो ज़्यादा सही नहीं रहे हैं इस मैसेज या इस व्यक्ति के साथ. नेगेटिव एटीट्यूड है. प्रॉब्लम्स एट होम. घर में समस्याएं चल रही हैं, तब भी आप कम्युनिकेशन अच्छे से नहीं कर पाओगे, समझ नहीं पाते. वो बच्चे क्लास में ज़्यादा अच्छे से नहीं सुन पाते, स्कूल के समय भी और अभी भी, जिनके घर में हमेशा समस्याएं चल रही होती हैं. सो दिस इज एम्पैथी फॉर देम, एम्पैथी विद देम, राइट. नाउ सो इमोशंस. अगर आप इमोशनल हो जाते हैं किसी बात को सुनते सुनते, तब भी आप अच्छे से नहीं कम्युनिकेट कर पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे. एक्सटर्नल बैरियर्स गाइज, नॉइस, डिस्ट्रैक्शन, ईमेल इज़ नॉट वर्किंग, जो फ़ोन कनेक्शन है वो ख़राब हो, है ना. जिस इंटरनेट से आप लोग अभी ये वीडियो देख रहे हैं, ये वीडियो बीच में रुक जाए, इंटरनेट का दिक्कत हो जाए, तो ये हमारी आपकी दिक्कत नहीं है, कि एक्सटर्नल बैरियर है. मॉनिटर ख़राब हो जाए, राइट. वैसे तो मॉनिटर की बात हो रही थी कि मॉनिटर द एक्शंस ऑफ द रिसीवर, राइट. चलिए. सो वॉच हिज बॉडी लैंग्वेज, चेक एंड मेक श्योर द मैसेज रिसीवर रिसीव इज़ द वन सेंट. आस्क क्वेश्चंस. मतलब जो हमने मैसेज भेजा वही पहुंचा है ना, कहीं और तो नहीं समझ रहा वो व्यक्ति. मैं कह कुछ और रहा हूँ, वो व्यक्ति समझ कुछ और रहा है. कभी कभी ऐसा होता है. जैसे मैंने ग्रुप में लिंक भेजा कि क्लास ज्वाइन कर लीजिए, और एक बच्चा लिंक भेजने के बाद भी क्या पूछ रहा है कि सर लिंक कहाँ है ग्रुप का. तो क्या मतलब है इसका? कि इसका मतलब है कि उसको वो बात समझ में नहीं आई है, या फिर उसको नहीं दिखा होगा, बीच में कुछ दूसरा बैरियर होगा. इस तरीके का कुछ भी हो सकता है. इज़ इट? नाउ आगे बढ़ते हैं. तो कम्युनिकेशन जो बैरियर्स हैं वो बहुत सारे टाइप के हो सकते हैं. पहला है फिल्टरिंग, सिलेक्टिव परसेप्शन, इमोशंस, लैंग्वेज और सिमेंटिक बैरियर, इन्फॉर्मेशन ओवरलोड, टाइम प्रेशर कि हमें जल्दी जल्दी कहीं जाना है ना. क्लियर. एक्शंस दैट डू नॉट मैच विद वर्ड्स. क्लियर. कभी कभी ऐसा होता है कि जो व्यक्ति बोल रहा होता है उसके जो एक्शंस हैं वो वर्ड्स के साथ मैच नहीं करते, तो हम उसकी बात को आराम से समझ में हम नहीं समझ पाते. ठीक है. नाउ आगे, ओवरकमिंग बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन. पहला है कि आपको फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन को रेगुलेट करना पड़ेगा, फीडबैक देना पड़ेगा, सरल भाषा का यूज़ करना पड़ेगा, और आपका जो लेवल ऑफ नॉलेज है वो भी इस बात के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है कि आप किस मैसेज को किसको कितना समझा पाएंगे, और आप कितने अच्छे से उस बात को सुन रहे हैं. अगर ये सारे के सारे स्टेप्स आप फॉलो करेंगे तो आप इफ़ेक्टिवली जो बैरियर्स हैं वो ओवरकम कर पाएंगे कम्युनिकेशन के. सो गाइज दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ क्लास. इफ़ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर विद योर ग्रुप. और हाँ, और तो कुछ नहीं हो सकता ना, आप लोग तो एक नीचे सब्सक्राइब वाला बटन होगा, उसको आप लोगों को दबा देना है, बाकी लोगों तक शेयर कर देना, राइट. सो दिस इज़ व्हाट दिस वीडियो रिक्वायर्स. थैंक यू फॉर ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. सी यू ऑल. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए टाटा, बाय बाय.